नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो अक्सर काफी उलझाने वाला लगता है, इनकम टैक्स रिटर्न और खास तौर पर ITR 1 फाइल करना। सच कहें तो कागजी कार्रवाई, तरह तरह के नियम और पोर्टल के अनगिनत विकल्प देखकर किसी का भी सिर चकरा सकता है ना? लेकिन असल में अगर इस पूरी प्रक्रिया को सही तरीके से डिकोड कर लिया जाए तो सैलरीड क्लास के लिए ये ब्यूरोक्रेटिक काम एकदम सीधा और आसान हो जाता है। तो उपलब्ध सोर्स गाइड के आधार पर आज ITR 1 फाइलिंग के हर एक पहलू को बारीकी से समझेंगे ताकि ये पूरी टैक्स फाइलिंग की यात्रा बिल्कुल तनाव मुक्त और शीशे की तरह साफ हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम मुख्य रूप से 5 अहम पहलुओं पर गौर करेंगे। शुरुआत करेंगे ITR 1 के परिचय और पात्रता से, फिर देखेंगे कि कौन से जरूरी दस्तावेज और फॉर्म चाहिए। उसके बाद फॉर्म के 5 मुख्य भागों को समझेंगे, ऑनलाइन फाइलिंग की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप जानेंगे और अंत में वेरिफिकेशन वाले फाइनल स्टेप पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, ITR 1 का परिचय और ये समझना कि आखिर इस फॉर्म को भरने के लिए कौन योग्य है। यहाँ सबसे बड़ा और सबसे अहम फिल्टर आता है 50 लाख रुपए का आंकड़ा। ITR 1 का इस्तेमाल करने के लिए कुल आय 50 लाख रुपए से कम होनी ही चाहिए। ये एक बेहद सख्त लिमिट है। अगर आमदनी इस लाइन को पार कर जाती है तो फिर दूसरे फॉर्म्स की तरफ रुख करना पड़ेगा। असल में ये नियम इसलिए बनाया गया है ताकि ITR 1 की जो बेसिक सरलता है वो हमेशा बनी रहे। पात्रता के नियम बिल्कुल साफ हैं। अगर आमदनी का मुख्य जरिया सैलरी या पेंशन है, सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी है और खेती से होने वाली आय 5,000 रुपये तक है तो ITR 1 एकदम परफेक्ट चॉइस है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई किसी कंपनी में डायरेक्टर है, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में निवेश है, विदेशी संपत्ति है या फिर कैपिटल गेन्स है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, तो समझ लीजिए कि ITR 1 फॉर्म का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जा सकता। एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी होने पर भी इस फॉर्म के दायरे से बाहर हो जाते हैं। इसका सीधा सा कारण यही है कि जटिल वित्तीय मामलों के लिए काफी डिटेल में रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, जो इस सिंपल से फॉर्म में मुमकिन नहीं है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, जरूरी दस्तावेज और फॉर्म, यानी वो कागजात जो फाइलिंग से पहले से ही तैयार रखने चाहिए। दस्तावेजों की लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, लेकिन है बहुत काम की। सबसे पहले जरूरत पड़ेगी फॉर्म 16 की, जो एम्प्लॉयर की तरफ से मिलता है और इसमें सैलरी से कटे हुए टैक्स का पूरा हिसाब किताब होता है। इसके बाद आता है AIS, यानी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। इसे एक तरह से पूरे वित्तीय लेन देन का आईना कह सकते हैं। इसमें ब्याज, डिविडेंड जैसी हर छोटी बड़ी जानकारी छुपी होती है। और फिर है फॉर्म 26 AS, जो टैक्स क्रेडिट को पक्का करता है। अगर ये तीनों चीजें फाइल करते वक्त साथ रखी जाए तो पोर्टल पर डेटा को वैलिडेट करना एकदम मक्खन की तरह स्मूथ हो जाता है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, ITR 1 के 5 मुख्य भाग। आइए समझते हैं कि इस इनकम टैक्स फॉर्म का पूरा स्ट्रक्चर कैसा है। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ITR 1 कोई ऐसा कोरा कागज़ नहीं है जिसे बिल्कुल शुरुआत से भरना पड़े। इसमें काफ़ी सारा डेटा पहले से ही भरा हुआ आता है। मुख्य रूप से बस 5 हिस्सों की जांच करनी होती है। पहला है व्यक्तिगत जानकारी, जहां ई-फाइलिंग प्रोफाइल से नाम, कॉन्टैक्ट और बैंक डिटेल्स अपने आप आ जाते हैं। दूसरा है सकल कुल आय या ग्रॉस टोटल इनकम, जहां सैलरी या हाउस प्रॉपर्टी की इनकम चेक की जाती है। तीसरा हिस्सा कुल कटौतियों का है, जिसमें चैप्टर VIA के तहत किए गए टैक्स सेविंग क्लेम्स कंफर्म करने होते हैं। इसके बाद चौथा भाग चुकाया गया टैक्स और पांचवां कुल टैक्स देनदारी है। बस शांति से इन 5 हिस्सों को ध्यान से रिव्यू करना है। अब यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात आती है। फाइनेंस एक्ट 2023 ने एक बहुत बड़ा गेम चेंजर बदलाव किया है। असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए नई टैक्स व्यवस्था यानी न्यू टैक्स रिजीम अब बाय डिफॉल्ट सेट है। इसका सीधा सा मतलब है कि सिस्टम खुद ब खुद मान लेगा कि टैक्स नई व्यवस्था के हिसाब से दिया जा रहा है। अगर पुरानी टैक्स व्यवस्था के फायदों का लाभ उठाना है तो फॉर्म भरते समय फाइलिंग सेक्शन में बहुत ही स्पष्ट रूप से हाँ चुनकर ऑप्ट आउट करना होगा। ये सच में एक ऐसा क्रूशियल पॉइंट है जहां छोटी सी भी चूक टैक्स की पूरी कैलकुलेशन को उलट-पुलट सकती है। चलिए अब हमारे चौथे भाग की ओर चलते हैं, ऑनलाइन फाइलिंग की प्रक्रिया। आइए ई-फाइलिंग पोर्टल को स्टेप बाय स्टेप नेविगेट करते हैं। शुरुआती कदम तो बस बेसिक सेटअप के लिए है। स्टेप 1, पोर्टल पर लॉगिन करना। उसके बाद डैशबोर्ड से ई फाइल, फिर इनकम टैक्स रिटर्न और फाइल वाले ऑप्शन को चुनना।
तीसरे स्टेप में सही असेसमेंट ईयर जैसे 2026-27 और ऑनलाइन मोड का चुनाव करना होता है। फिर चौथे स्टेप में अगर कोई ड्राफ्ट पहले से सेव करके रखा है तो वहीं से आगे बढ़ा जा सकता है या फिर बिल्कुल फ्रेश नई फाइलिंग शुरू की जा सकती है। इसके आगे की कहानी भी काफी आसान है। स्टेप 5 में अपना स्टेटस सिलेक्ट करना है। स्टेप 6 में फॉर्म का प्रकार चुनना है यानी ITR 1। स्टेप 7 में सिस्टम उन सभी जरूरी दस्तावेजों की याद दिलाता है जिनकी आगे जरूरत पड़ेगी, बस उन्हें ध्यान में रखकर लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। और फिर स्टेप 8 में ये बताना होता है कि आखिर रिटर्न फाइल करने की मुख्य वजह क्या है। पोर्टल का इंटरफेस वाकई कमाल का है। स्टेप 1 से लेकर 9 तक का रास्ता इतने शानदार तरीके से डिजाइन किया गया है कि कोई भी आसानी से इसे फॉलो कर सकता है। हर एक क्लिक, हर एक ऑप्शन इतनी साफ तरह से मौजूद है कि किसी भी तरह की तकनीकी उलझन की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। स्टेप 9 और 10 सही मायने में इस पूरी प्रक्रिया की जान है, क्योंकि यहीं पर सारा डेटा कंफर्म या एडिट किया जाता है। हर सेक्शन के आखिर में कंफर्म दबाना होता है। जब सारा डेटा पक्का हो जाए तो रास्ता 2 दिशाओं में बढ़ जाता है। अगर कोई टैक्स बकाया निकलता है, जो कि स्टेप 10A है, तो ई-पे टैक्स सर्विस के जरिए उसे अभी चुकाने या बाद में चुकाने का विकल्प मिलता है। लेकिन अगर किस्मत से कोई टैक्स नहीं बनता या फिर रिफंड आ रहा है, यानी स्टेप 10B, तो सीधे रिटर्न का प्रीव्यू देखने का ऑप्शन आ जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और 5वें भाग पर, वेरिफिकेशन और अंतिम चरण। चलिए देखते हैं कि टैक्स रिटर्न को वैलिडेट और वेरीफाई कैसे किया जाता है। अगर समय की बात करें तो ये फाइनल क्लिक सीक्वेंस लिटरली बस कुछ मिनटों का खेल है। पहले मिनट में प्रीव्यू पेज पर दिए गए डिक्लेरेशन बॉक्स को टिक करना होता है। दूसरे मिनट में पोर्टल का सिस्टम खुद ब खुद इंटरनल और अपलोड लेवल पर डेटा को वैलिडेट करता है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई। और फिर तीसरे मिनट में बस प्रोसीड टू वेरिफिकेशन बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ना होता है। स्टेप 11 से लेकर 16 तक का सफर सीधा वेरिफिकेशन विकल्पों की ओर ले जाता है। यह अंतिम चरण भी बिल्कुल सीधा और स्पष्ट है, बिना किसी भटकाव के। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, वेरिफिकेशन कोई चॉइस नहीं है, ये एक सख्त अनिवार्यता है। इसके लिए मुख्य रूप से 2 तरीके मौजूद हैं, ई-वेरीफाई नाउ या ई-वेरीफाई लेटर। सोर्स गाइड में बहुत ही मजबूती से ई-वेरीफाई नाउ की सिफारिश की गई है। और ऐसा क्यों? क्योंकि यह तुरंत हो जाता है, पूरी तरह से पेपरलेस है और ITRV की हार्ड कॉपी स्पीड पोस्ट से भेजने के झंझट से कहीं ज्यादा तेज और सेफ है। पर ध्यान रहे, अगर किसी वजह से ई-वेरीफाई लेटर का विकल्प चुना जाता है तो टिक टिक करता हुआ एक बहुत ही सख्त टाइमर चालू हो जाता है, पूरे 30 दिन का। रिटर्न फाइल करने की तारीख से ठीक 30 दिनों के भीतर वेरिफिकेशन का काम पूरा हो जाना चाहिए। अगर यह डेडलाइन पार हो गई तो पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी, फाइल किया गया रिटर्न अमान्य या इनवैलिड हो जाएगा और कानूनी तौर पर यही माना जाएगा कि रिटर्न कभी फाइल ही नहीं हुआ। ये सच में ऐसा रिस्क है जिससे हर हाल में बचना चाहिए। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है, क्या वित्तीय रिकॉर्ड्स इतने व्यवस्थित रखे गए हैं कि अगली टैक्स फाइलिंग एक आसान और तनाव मुक्त सफर बन सके? दरअसल टैक्स सिस्टम कोई डरावनी भूल भुलैया नहीं है, बल्कि एक बेहद लॉजिकल प्रक्रिया है। अगर फॉर्म 16, AIS और बाकी कागज समय पर तैयार हों और नियमों की थोड़ी सी स्पष्ट समझ हो तो ITR 1 फाइल करना बच्चों के खेल जैसा लगने लगता है। वित्तीय रिकॉर्ड्स को सही से मेंटेन रखना ही इस पूरी प्रक्रिया की असली चाबी है। इस एक्सप्लेनर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये जानकारी अगली टैक्स फाइलिंग को एक शानदार और झंझट मुक्त अनुभव में बदल देगी।